दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पटना कलम के विषय में। ठीक है। शीर्षक क्या है कि जन कला की यात्रा, पटना कलम का उत्थान, शिखर और अस्त। इसका उपशीर्षक देखें, एक कला शैली का जीवन चक्र जो शाही दरबारों से निकलकर आम लोगों के जीवन का दर्पण बनी। तो आइए पटना कलम की इस यात्रा को हम लोग आनंद लेते हैं। देखिए शीर्षक इसका देखें तो एक साम्राज्य का पतन और एक नई कला का उदय। 18वीं सदी में देखें तो मुगल साम्राज्य का पतन और औरंगजेब द्वारा कला को संरक्षण न दिए जाने के कारण दरबारी चित्रकला और चित्रकारी का जो है अंत होना शुरू हो गया और चित्रकारों का पलायन शुरू हुआ। ठीक है। तो यह सिर्फ एक पलायन नहीं था बल्कि अस्तित्व और अनुकूलन की एक नई कहानी थी। कलाकारों को नए संरक्षक और नए विषय खोजने थे। कलाकारों का एक दल बंगाल के नवाब मीर जाफर के संरक्षण में आया, लेकिन जल्द ही उनके पुत्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उन्हें फिर से प्रवास करना पड़ा। तो जब प्रवास करना पड़ा तो कलाकार पटना, आरा, दानापुर और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में आकर बस गए, जहां उन्हें ब्रिटिश व्यापारियों और समृद्ध देसी व्यापारियों का संरक्षण मिला। पटना सिटी के मच्छरहट्टा, दीवान मोहल्ला और लोधी कटरा जैसे इलाके इस कला के प्रमुख केंद्र बने। इसी आधार पर इसका नाम पटना कलम पड़ा। ठीक है। इसे कंपनी शैली क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संरक्षण के कारण। इसे कजली स्याही शैली क्योंकि इसकी विशिष्ट तकनीक के कारण। और पुरुषों की चित्रकारी शैली क्योंकि अधिकांश कलाकार इसमें पुरुष थे, तो इसलिए पुरुषों की चित्रकला शैली भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो पटना कलम का यहाँ पर देखें तो 3 शैलियों का एक अनूठा संगम। ठीक है। पटना कलम एक मिश्रित शैली है जो 3 प्रमुख स्रोतों से प्रेरणा लेती है। तो सबसे पहले हम लोग मुगल और पर्शियन शैली के बारे में कहें तो मुगल और पर्शियन शैली से यह रंग योजना और शैलीगत जो सुंदरता है वो यहाँ से ली गई है, मुगल पर्शियन शैली से। ब्रिटिश चित्रकला से देखें तो वाटर कलर और छायांकन की तकनीक जो है वो ब्रिटिश चित्रकला से ली गई है। ठीक है। और स्थानीय शैली से जो इसकी विषय वस्तु है, ठीक है, वह जो आम जनजीवन को दर्शाती है वह ली गई। तो आप फिर से समझे इसे, मुगल और पर्शियन शैली से रंग योजना और शैलीगत सुंदरता ली गई, ब्रिटिश चित्रकला से जल रंग और छायांकन की तकनीक ली गई, और स्थानीय शैली से आम जनजीवन जो है वो विषय वस्तु जो है ली गई। तो इस प्रकार तीनों शैली को मिलाकर देखें तो पटना कलम चित्रकारी की यह शैली विकसित हुई। आगे देखें तो विषय वस्तु में क्रांति, राजमहल से आम आदमी तक। तो मुगल शैली में देखिए, अब मुगल शैली में एक अंतर यहाँ पर दिया गया, मुगल शैली और पटना कलम में। तो देखिए मुगल शैली में राजा महाराजा, शाही दरबार, भव्य समारोह इसके विषय हुआ करते थे, जबकि पटना कलम की चित्रकारी आप देखेंगे तो इसका विषय मछली बेचती महिला, खेत जोतता किसान, लोहार, बढ़ई, सुनार, ये सभी आपको दिखाई देते हैं। मुगल शैली के उद्देश्य देखें तो शासक की शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करना इसका उद्देश्य था, जबकि पटना कलम शैली में क्या था कि तात्कालीन समाज, संस्कृति और लोक जीवन का यथार्थ चित्रण इसका उद्देश्य हुआ करता था। विशेषताओं के बारे में देखें तो मुगल शैली की विशेषताओं में भव्य बॉर्डर का उपयोग होता था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जबकि पटना कलम शैली की बात करें तो बॉर्डर का इसमें पूर्ण अभाव होता था, जिससे विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होता था। हालांकि कुछ लोग इसका आलोचना भी करते हैं कि इसमें आकर्षण का अभाव हुआ करता था, लेकिन आप जरा खुद सोच के देखें कि कलात्मक रूप से देखें इस दोनों चित्रकारी में, तो कुछ लोगों को ये पसंद आएंगी, ठीक है, जो लोग भव्यता पसंद करते हैं, लेकिन जो मौलिकता पसंद करते हैं और अधिकतर जो कला पारखी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, वो इसी चित्र को पसंद करेंगे। ठीक है। तो खैर अपने अपने तर्क है इसमें, लेकिन हमने दोनों की विषय, उद्देश्य और विशेषताओं को देखा। अब हम लोग देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कैनवास। तो पटना कलम में जो चित्रकारी की गई है उसे हम लोग देखें तो देखिए पटना कलम में
पर्व त्यौहार के चित्र बनाए गए, जिसमें कि होली, दिवाली, मुस्लिम निकाह जैसे उत्सवों का सजीव चित्रण किया गया। पशु पक्षी की आकृति भी बनाई गई, और इन पशु पक्षी की आकृति बनाने में शरीर विज्ञान के स्पष्ट ज्ञान के साथ शारीरिक अनुपात का सटीक चित्रण जो है किया गया है। ये कलाकारों की समझ और उनकी जो है कुशलता इससे समझी जा सकती है कि शारीरिक अनुपात का भी उन्होंने सटीक जो है वो ध्यान रखा है, सटीक चित्रण किया है। मानव चित्रण की बात करें तो इसमें भारी भौहें, नुकीली नाक, पतला चेहरा और गहरी मूछों जैसी विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं जो है हुआ करती थी पटना कलम शैली की। और दैनिक व्यवसाय जैसे समाज के हर वर्ग के लोगों को उनके काम में चित्रित किया गया। ठीक है। अन्य में देखें तो अलंकृत सुलेख कला। ठीक है। सुलेख कला का मतलब ये होता है कि सुंदर लिखने की जो कला है, ठीक है, उसे सुलेख कहा जाता है, सुलेखन कला। वस्तु चित्र और स्थापत्य चित्र भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पटना कलम में। शीर्षक मतलब इसमें देखें तो कलाकारों का कौशल, कजली स्याही और प्राकृतिक रंग। तो हम लोग अब निर्माण पद्धति को देख लेते हैं। तो निर्माण पद्धति में कजली स्याही पद्धति देखें, तो चूँकि कजली स्याही पद्धति ही कहा जाता है इसे, तो क्यों कहा जाता है तो इस निर्माण पद्धति से हम समझ सकते हैं। तो पेंसिल से रूपरेखा बनाए बिना, ठीक है, याद रखें कि पटना कलम शैली में जो चित्रकारी की जाती थी उसमें स्केचिंग नहीं होती थी पेंसिल से, सीधे तूलिका या ब्रश जो भी कहें, तूलिका से चित्रण किया जाता था। यह अत्यधिक कौशल की मांग करता था। ठीक है, मतलब इसको पटना कलम की चित्रकारी करने वाले कलाकारों की कुशलता देखिए कि बिना स्केचिंग किए सीधे सीधे कैनवास पर चित्र जो है वो गिरना शुरू कर देते थे। और आप एक दो उदाहरण आप जब देखेंगे, ये जो उदाहरण है, इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि पृष्ठभूमि का अभाव, चित्रों में पृष्ठभूमि और अग्रभूमि का कम प्रयोग होता था, जिससे विषय अधिक महत्वपूर्ण और कला कम खर्चीली हो जाती थी। कला और ब्रश के बारे में देखें तो कलाकार स्वयं प्राकृतिक पदार्थों जैसे कि खनिज, फल, फूल, हल्दी, ठीक है, इससे रंग तैयार करते थे। ब्रश जो है देखें तो बकरी, सूअर और गिलहरी के बालों से बनाए जाते थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जन कला के प्रणेता। ठीक है, जन कला के प्रणेता तो 18वीं सदी के जो पटना कलम चित्रकारी है उसको देखें तो इसमें मुख्य कलाकार जो हैं इनका नाम है सेवक राम। ठीक है, तो उन्हें इस शैली के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चित्रकारों में से एक माना जाता है। उनके कार्यों ने पटना कलम की नींव रखी और बाद की पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनके चित्रों में दैनिक जीवन के दृश्यों का यथार्थ चित्रण मिलता है। ठीक है, तो ये सेवक राम की बात हमने की और ये प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चित्रकार में से एक थे। 19वीं सदी के प्रमुख चित्रकारों को देखें तो इसमें हुलास लाल इनका नाम आता है। हुलास लाल ने होली और दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों के जीवंत चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नाम से भी स्पष्ट है, हुलास, उल्लास, त्योहार, उत्सव, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। महादेव लाल को देखें तो रानी गांधारी का प्रसिद्ध चित्र जो है जिसमें नायिका के विरह का मार्मिक चित्रण किया गया है, तो ये महादेव लाल द्वारा बनाई गई तस्वीर, रानी गांधारी की तस्वीर जो है ये है। शिव दयाल द्वारा निर्मित जो है ये भी कलाकार है, 19वीं सदी के चित्रकार हैं। तो मुस्लिम निकाह का चित्रण किया जो गंगा यमुनी तहजीब का प्रतीक है, क्योंकि कलाकार हिंदू थे और विषय जो है मुस्लिम बनाया। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि भारत की जो गंगा यमुनी तहजीब है कितनी प्राचीन है और कितनी समृद्ध है। ठीक है, यमुना प्रसाद देखें एक चित्रकार, तो बेगमों की शराबखोरी जैसे सामाजिक दृश्यों का चित्रण किया है उन्होंने। और अब जो 20वीं सदी के जो चित्रकार हैं उनको देखें, दो प्रमुख चित्रकार थे इसमें कि राधा मोहन बाबू और एक ईश्वर प्रसाद। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस शैली के अंतिम दौर के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार जो है ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। वे कोलकाता में बस गए, जिससे यह शहर पटना कलम का एक अन्य केंद्र बन गया। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, उस तरह की बात ईश्वरी प्रसाद के लिए जो है सत्य ही प्रतीत होती है। कैसे? क्योंकि ईश्वरी प्रसाद जब पटना से कलकत्ता आ गए तो कलकत्ता पटना कलम शैली का एक अलग केंद्र बन गया। समझ रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, वो दूसरे प्रमुख कलाकार 20वीं सदी के कलाकार देखें तो राधा मोहन बाबू
और इन्होंने किस तरह की रचना की, तो पटना कलम के एक प्रमुख जानकार थे, छवि चित्रण के आचार्य थे। ठीक है, उन्होंने पटना कला महाविद्यालय की स्थापना की, जिसने क्या है कि कला को संस्थागत रूप देने में मदद की। आप समझ रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि पटना कलम शैली के संस्थागत रूप देने का या कला शैली को संस्थागत रूप देने का प्रयास किसने किया, तो ये राधा मोहन बाबू का नाम जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। ये है तो 20वीं सदी के, तो हमने 19वीं सदी के कलाकार और 20वीं सदी के कलाकार, 18वीं सदी, तीनों सदी के जो कलाकार हैं उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विद्वान का दृष्टिकोण क्या है, कि पक्ष और विपक्ष में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। कि पक्ष में तर्क देखें तो पहली बार कला ने आम जन जीवन और लोक पर्वों को मुख्य विषय बनाया। ठीक है, मतलब ये है कि आलोचना की बात की जा रही है, विशेषता और आलोचना की बात है। तो देखें कि पहली बार कला ने आम जन जीवन और लोक पर्वों को मुख्य विषय बनाया। ठीक है, बिना किसी राजकीय संरक्षण के भारतीय कला जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। ये पटना कलम की बात हो रही है, और कजली स्याही जैसी विशिष्ट निर्माण पद्धति ने इसे लोकप्रिय बनाया। तो इसके पक्ष में तर्क है, या यूँ कहें कि इस कलम शैली की विशेषता है। ठीक है, और विपक्ष की बात करें या इसकी आलोचनाओं की बात करें तो चित्रों में बॉर्डर या पृष्ठभूमि का अभाव था, जिससे वे सादे लगते थे। हालांकि कुछ लोग इसे हम लोग विशेषता ही मान के चलते थे। ठीक है, खैर मुगल कला की तुलना में भव्यता की कमी थी, ये भी हम समझते हैं कहीं ना कहीं विशेषता ही मान के चलिए। ठीक है, भव्यता या यूँ कहे कृत्रिमता, ठीक है, कृत्रिमता जो है वो वास्तविकता से जो है नाता तोड़ देती है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो मुगल कला की तुलना में भव्यता की कमी थी, मानते थे ऐसा। तो कला समीक्षक जो है इसके प्रत्युत्तर में कहते हैं कि कई समीक्षकों का मानना है कि ऐसा धन की कमी के कारण किया गया था, यह एक कलात्मक विकल्प से अधिक एक आवश्यकता थी। ठीक है, ये भी है कि भव्यता तब होती है, कलाकार के कला में भव्यता तब होती है जब जो है भव्यता को पसंद करने वाले लोग होते हैं। जब राजकीय संरक्षण प्राप्त उनके नहीं हो रहा था तो कला में जो निवेश है, या यूँ कहे कि कला पारखी की संख्या कम होती थी, निवेश करने वालों की संख्या कम होती थी, तो स्वाभाविक रूप से जो है चित्रकारी जो है, हालांकि सामान्य दर्जे का नहीं कह सकते हैं, हाँ उनमें जो लागत होती है उसमें कमी, ऐसा कुछ लोग कला समीक्षक मानते थे। ठीक है, तो ये था। अब देख लेते हैं कि पटना कलम के पतन के कारण, चूँकि कैसे कैसे पतन हुआ पटना कलम शैली का। तो एक तो ये फोटोग्राफी कैमरे आ जाने के बाद कैमरे के आविष्कार के ने जो है हाथ से बने चित्रों की मांग को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। उसके बाद है प्रिंटिंग प्रेस आ गए, तो चित्रों को आसानी से प्रिंट किया जा सकता था, जिससे हाथ से बने चित्रों का बाजार जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए संरक्षण का अभाव भी था। आज़ादी के बाद राजकीय संरक्षण और प्रोत्साहन की कमी के कारण कलाकारों ने पलायन किया, तो ये भी बातें हैं। और लोक विधा का न होना, देखिए एक चीज़ ये मान के चलिए, जैसे मधुबनी पेंटिंग को देख लीजिए, मधुबनी पेंटिंग में क्या है, कहीं ना कहीं लोक विधा है। और इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो स्थानांतरित होती जाती है, लेकिन पटना कलम शैली में ऐसा जो है वो नहीं हो सका। एक जो मतलब एक जो कलाकार की जो परंपरा होती है उसको कंटिन्यूटी जो है प्रदान नहीं किया जा सका। ठीक है, कारण जो भी हो, तो ये क्या है, पटना कलम के पतन के कारण बने। ठीक है, और अभी जो है हाल ही में कुछ प्रयास किए भी गए हैं। जैसे 2010 की बात करें तो बिहार सरकार ने पटना कलम पेंटिंग की थीम पर अपना आधिकारिक कैलेंडर जो है प्रकाशित किया था। तो ये आप देखें, ये पटना कलम चित्रकारी यहाँ पर की गई है। इसके बाद 2015 में बिहार की विरासत नामक पुस्तक में पटना कलम की 350 से अधिक चित्रों को प्रदर्शित किया गया। पटना म्यूजियम देखें तो इस कला के सबसे महत्वपूर्ण संग्रहों में से एक को संरक्षित और प्रदर्शित करता है यह। ठीक है, तो ये विरासत को सहेजने की कोशिश है। तो संग्रहालयों में सिमटी एक गौरवशाली विरासत। वर्तमान स्थिति देखें तो आज पटना चित्रकला शैली अपने सुनहरे अतीत और वैभव को खोकर म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी में विद्यमान है। यह कला अब जीवंत परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक कलाकृति के रूप में देखी जाती है। जो कला कभी लोगों के घरों और बाज़ारों में जीवंत थी, वह अब दीवारों के पीछे कैद है। खैर
ठीक है। तो ये हमने पटना कलम चित्रकारी को हमने पढ़ा। ठीक है, आप अपने हिसाब से चाहें तो जब भी उत्तर आप लिखते हैं तो अच्छा उत्तर तभी माना जाता है जब उस उत्तर में बात हो एक जीवंतता की, ठीक है, या एक पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की। जब आप सकारात्मक उत्तर नहीं लिखेंगे, जब कोई भी प्रश्न लिखे, अगर संभव हो समाधान लिखने की गुंजाइश हो या एक विजन देने की बात हो तो अवश्य उसको उसमें डालें। ठीक है, और तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो से विदा लेते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरी चित्रकारी के बारे में और दूसरे कला क्षेत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।